हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। और इसका जो मैकेनिज्म है वो हम एक्सप्लेन करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी से। एडजॉर्प्शन थ्योरी देखेंगे। एडजॉर्प्शन थ्योरी जो ये स्टार्ट की थी लैंगम्यूर ने और फेराडे ने। फेराडे लैंगम्यूर और हिंशलवुड, इन तीनों का इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हालांकि इसमें बाकियों का भी थोड़ा सा हाथ है, लेकिन ये तीन जो है ये मेन माने जाते हैं इस थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। इन तीनों ने इसका पूरा जो फॉर्मेट है या एक्सप्लेनेशन या पोस्टुलेट्स है वो बनाए। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी है क्या, ये हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। देखो, एडजॉर्प्शन का मतलब रहता है accumulation of molecules of one substance on the surface of another substance। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज हम एक मिट्टी का गोला या कोई भी चीज़ लेंगे, उसको हम किसी कलर में डालेंगे। ठीक है, अगर वो कलर के पार्टिकल्स इसके अंदर भी जाते हैं, बॉडी में भी जाते हैं और यहाँ सरफेस पे भी रहते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर accumulated in bulk as well as on the surface of another substance, then it is called absorption। याद रखना, absorption। ठीक, लेकिन अगर यही सब्सटेंस, आप सपोज अंडा ले लो, अंडे को आप कलर में डुबो दो, तो क्या होता है, अंडे को बाहर से कलर लग जाता है। ये मान लो ये अंडा है और ये है कलर मॉलिक्यूल्स, तो हम इसको कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं एडजॉर्प्शन। यानी accumulation of molecules of one substance on the surface of another substance, इसको बोलूँगा मैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब ये एडजॉर्प्शन क्यों होता है और कैसे होता है ये मैं दिखाऊंगा। सपोज मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ, सपोज निकल लेते हैं हम, निकल का एक पार्टिकल लेते हैं, एक पीस लेते हैं। तो निकल का पीस कैसा रहेगा, वो इस तरह रहेगा, निकल, फिर यहाँ पे भी निकल रहेगा, यहाँ निकल ऐसे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी निकल रहेगा, ठीक, यहाँ पे भी निकल रहेगा, इधर भी निकल रहेगा, ठीक, इधर निकल एंड सो ऑन। ठीक है, ये निकल आपस में बाउंड रहेंगे, राइट, एक निकल के मेटल के पीस में, राइट। इतना तो क्लियर है, ये आप सबको मालूम है। ये कोई भी मेटल पीस ले लो आप, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी सॉलिड ले लो, सॉलिड, ये कोई भी सॉलिड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकल लिया, आप कोई भी सॉलिड ले लो। इस सॉलिड में अंदर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं बल्क, जैसे मैंने यहाँ पे कहा बल्क, और बाहर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं सरफेस। समझ में आया ना, सरफेस। अब देखो, अगर इस निकल को आप यहाँ देखेंगे ना, ये जो सेंटर वाला निकल है, ये निकल के सपोज यहाँ पे चारों तरफ निकल बाउंड है ना, इनके साथ में इसकी इंटरेक्शन है। लेकिन अगर हम यही निकल यहाँ पे लेंगे या यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ये निकल देखो, ये सरफेस वाला निकल है, ये तीन तरफ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। मैं इसको थोड़ी से अलग कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से ये बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, लेकिन यहाँ पे खुला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको बोलूँगा मैं वैकेंसी। क्या बोलूँगा? वैकेंसी। क्या बोलूँगा मैं? साइट, फ्री साइट। क्लियर। अब अगर हम इस निकल की बात करेंगे जो बिल्कुल कॉर्नर पे, इधर देखो, ये इसमें यहाँ पे ये साइट है, ये साइट है, यानी दो साइट्स फ्री है। क्लियर, समझ में आया। अब अगर मैं और एक सब्सटेंस बनाता हूँ, सपोज ये है सॉलिड एक, राइट, इस सॉलिड का अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला बंद है, लेकिन यहाँ पे फ्री साइड्स होंगी, ये फ्री साइड्स, ठीक, और इस कॉर्नर पे ज़्यादा फ्री साइड्स, यहाँ पे ज़्यादा फ्री साइड्स, राइट। अब मैं अगर इस सॉलिड के ऊपर सपोज कोई ऐसे किंक बना दूं या पीक बना दूं, ठीक, इस सॉलिड के यहाँ पे भी फ्री साइड्स होंगे, यहाँ पे भी फ्री साइड्स होंगे, राइट। समझ में आया ना। मान लो ये निकल का पीस है, यहाँ पे एक निकल ऐसे ऊपर चला गया, इसको गौर से देखना, मैं जो बता रहा हूँ। सेंटर वाला निकल जो है वो चारों तरफ से बंद है, इसके ऊपर कोई फ्री साइड नहीं है, लेकिन सरफेस वाले पे एक फ्री साइड है, कॉर्नर वाले पे दो फ्री साइड्स है। अब अगर एक निकल ऊपर चला गया ऐसे ऊपर हवा में, सपोज यहाँ पे है निकल, ठीक, इसके पास कितनी फ्री साइड्स है? इसके पास तीन फ्री साइड्स है ना,
क्लियर, ये समझ में आया। अब मैं अगर एक निकल का पीस लेता हूँ ऐसा और इसके बीच में ऐसे क्रैक डालता हूँ, क्रैक जिसको आप बोलते हैं ना क्रैक, तो यहाँ पे फ्री साइड्स कितनी है, यहाँ पे इधर भी फ्री साइड्स है, इधर भी, और ये जो खुल गया ना बीच में यहाँ पे भी फ्री साइड्स है। क्लियर। अब ये जो फ्री साइड्स है ना, इनको मैं बोलूँगा दीज आर अनबैलेंस्ड साइड्स या अनसेटिस्फाइड साइड्स, मैं बोलूँगा अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निकल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने 3 ही बॉन्ड बनाए, यानी यहाँ पे 1 वैकेंसी, यहाँ पे 2 वैकेंसी, यहाँ पे इसमें 3 वैकेंसीज। इसी तरह से अगर इसमें क्रैक पड़ गया तो वैकेंसीज बढ़ेंगी, राइट, समझ में आया। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये वैकेंसीज चाहती है कि कुछ ना कुछ आ जाए जिसके साथ में हम बॉन्ड बना दे, ताकि ये जो खाली जगह है यहाँ पे भर जाए। ठीक, यही वजह है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल इस सरफेस को के नज़दीक आता है, अगर वो फॉरेन पार्टिकल इस सरफेस को सूट करता है तो ये सरफेस उसको कैप्चर करती है, यहाँ पे बंद कर देती है। ये मान लो फॉरेन पार्टिकल आया, इधर आया और इसने यहाँ पे इसको ट्रैप कर दिया, इट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एडजॉर्प्शन। समझ में आया ना? क्लियर, ये ठीक है। अब हम देखेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है वो कैसे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करती है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को कैसे एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। देखो मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ, ये है SO2 + O2, ठीक है, 1/2 लिखूँगा मैं, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, ये बना देगा SO3। ये गैस है, ये गैस है, राइट, लेकिन ये वाला सॉलिड है, सॉलिड। यहाँ पे जो कैटालिसिस हो रही है वो हो रही है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब इस सॉलिड सरफेस पे कैसे रिएक्शन होती है वो मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मैं इसका मैकेनिज्म बोलूँ, मैकेनिज्म वो हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम इसकी जैसे एक और रिएक्शन लेंगे। मान लो ये रिएक्शन है A + B गिव्स AB, ये प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम दिखाएंगे ऐसे, ये क्या है? ये है कैटलिस्ट। देखो क्या होता है अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो मैकेनिज्म है, ये 5 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में। ये 5 स्टेप में लिखूंगा मैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं, पहले वाले स्टेप को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? एडजॉर्प्शन। समझ में आया ना? तीसरे स्टेप में होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। चौथे में होता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब रहता है अगर कोई चीज़ यहाँ पे बंद है ना, इसका वापस निकल जाना है, यहाँ से निकल जाना है, एडजॉर्ब चीज़ का वापस बाहर चला जाना, इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन, वापस निकल जाना, यानी एडजॉर्प्शन का रिवर्स। ठीक, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, आसान है ना। लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप वो है, डिसॉर्प्शन हो गया, ये है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सरफेस, अवे फ्रॉम सरफेस। आप इसका टेंशन मत लो, ये मैं पूरा समझा दूंगा। अब देखो ये मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम रिएक्शन लेंगे, यही A + B, ये देता है हमें AB, ये हमें प्रोडक्ट देता है, और हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। पर कौन सा कैटलिस्ट? सॉलिड कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, मैकेनिज्म। अभी हमें थोड़ा डिटेल में लेंगे। देखो पहला स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। टुवर्ड्स बोलूंगा मैं, टुवर्ड्स सरफेस। देखो होता क्या है, मान लो ये है सरफेस यहाँ पे, ठीक, और इसके ऊपर एक्टिव साइड्स हैं, ये साइड्स।
अगर ये रिएक्टेंट यहाँ पे एक रिएक्टेंट यहाँ पे ए, यहाँ पे रिएक्टेंट है बी, तो ये रिएक्टेंट ऐसे डिफ्यूज हो रहे हैं इधर और इस सरफेस की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया ना, सरफेस की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। जो ये डिफ्यूज होंगे दूसरे स्टेप में यहाँ पे इनका एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये घूमते रहते ना इधर उधर, तो बीच में इनका चक्कर जब यहाँ से लग जाता है तो यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये चिपक जाते हैं, एडजॉर्प्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस को इसके पास में अनबैलेंस वैकेंसीज हैं, ये चाहेगा किसी न किसी के साथ में इसका बॉन्ड बन जाए। समझ में आया? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये रिएक्टेंट्स ए बी, इस तरह से यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैंने दो ही दिखाए हैं इसलिए मैं दो ही लिखूंगा, चलो ये नहीं लिखेंगे। ए और बी ये यहाँ पे एडजॉर्ब होते हैं। याद रखना ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने ये एडजॉर्ब होंगे उतना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ सरफेस पे ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात कब है, जब हर तरह का रिएक्टेंट बराबर बराबर, सपोज जितने ए यहाँ पे एडजॉर्ब होंगे उतने ही बी भी अगर एडजॉर्ब हुए तो ये कैटलिस्ट अच्छा कैटलिस्ट है। इन केस यहाँ पे सिर्फ ए ही एडजॉर्ब हुए, बी कम एडजॉर्ब हुए, तब इसका जो काम है कैटलिस्ट का काम वो कम हो जाता है। समझ में आया ना? तो जितना अच्छा एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन मीन्स जितना इक्वल अमाउंट में ये एडजॉर्ब होंगे, क्लियर, उतना अच्छा है। समझ में आया ना? और ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि ये ज़रूरी है कि ए यहाँ पे एडजॉर्ब होगा और बी यहाँ पे। ये अगर हो गया तो ये अच्छी बात है, तो वे लकी कैटलिस्ट है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि ए ही एडजॉर्ब होंगे, बी कम एडजॉर्ब होंगे, तो उस सूरत में जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की वो कम हो जाती है। क्लियर। ये हो गया यहाँ पे एडजॉर्ब। एडजॉर्ब होने के बाद में तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में इनके दरमियान एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। किनके दरमियान? ए और बी के बीच में। पहले ये नज़दीक आ गए, अब ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूँगा रिएक्शन एंड फॉर्मेशन, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। किसके दरमियान? ये सरफेस यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स के दरमियान ये बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें बॉन्ड बन गया बिटवीन ए एंड बी, ए एंड कैटलिस्ट, बी एंड कैटलिस्ट। क्लियर। ये जो बॉन्ड है ना, ये बनना भी चाहिए लेकिन ये उतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि बाद में ये ना टूटे। सो दिस बॉन्ड मस्ट बी वीकर देन दिस बॉन्ड, यानी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उससे कमज़ोर ये ए और कैटलिस्ट या बी और कैटलिस्ट का बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर। अब इससे क्या होगा, देखो इससे तीसरे ये जो बन गया ना, ये रिएक्शन हो गई। चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में जो डिजॉर्प्शन है, डिजॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एज प्रोडक्ट, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे स्लो स्टेप है। इसको मैं बोलूँगा ये वाला स्टेप जो नहीं, ये RDS से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसके ऊपर रेट डिपेंड करती है। उसके बाद में ये होने के बाद में, रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे डिजॉर्प्शन होता है। डिजॉर्प्शन का मतलब ये अलग हो जाता है, यानी ए और बी अलग, राइट, और कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट हो गया फ्री, उसके एक्टिव साइट्स फ्री हो गए। लेकिन डिजॉर्प्शन के बाद में ये रिएक्टेंट्स दूर जाने चाहिए, इससे दूर। ये जो पहले रिएक्टेंट्स आए थे ना, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो ये बन गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दूर हो जाना चाहिए यहाँ से। उसको मैं बोलूँगा फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट से दूर भागना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब अगर ये दूर भाग गया तो कैटलिस्ट यहाँ पे अपनी जगह, इसकी साइड्स फ्री हो गई,
और यहाँ पे अपना ए बी प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो ये और ये बन गए, दो चीज़ें बन गई। ये हो गया फिर से रीजनरेट, समझ में आया ना? ये रीजनरेट हो गया, ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ये फिर से काम करेगा, फिर से पहले स्टेप में चला जाएगा, फिर से एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट होगी, फिर रिएक्शन होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर से डिफ्यूजन होगा। तो ये 5 स्टेप्स में ये चलता, और ये 5 स्टेप जो है ये साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं, यानी 1 2 3 4 5, फिर 5 से फिर से 1 स्टेप 1 में। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो रियल एग्जांपल, अभी तक तो मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया हमने ए बी। अब ये एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं अपने तरीके से आपको दिखाता हूँ कैसे होता। ये देखो, ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, ये समझ में आया ना? देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है डिफ्यूजन, है ना? डिफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन ये एच आई का। एच आई यहाँ पे एक एच आई मान लो, दूसरा एच आई यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मान लो डिफ्यूज़ हो रहा है, किस पे डिफ्यूज़ हो रहा है? ये हो रहा है डिफ्यूज़ प्लेटिनम कैटलिस्ट पे, क्योंकि प्लेटिनम हमारे पास में कैटलिस्ट है। इसको गौर से देखना जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स, राइट? यहाँ पे बैठ, यहाँ पे इधर आएगा, इसके नज़दीक आएगा एच आई, सॉरी, और यहाँ पे इसके नज़दीक आएगा आई एच, राइट? मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरह से यहाँ से भी, यहाँ से मान लो यहाँ से भी एक एच आई आ गया। ठीक है, ये इसके नज़दीक आ रहे हैं। पहले डिफ्यूजन होगा इधर टुवर्ड्स कैटलिस्ट। दूसरे इसमें क्या होगा? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब होंगे किस पे? प्लेटिनम सरफेस पे। ये मान लो ये हो गया एडजॉर्प्शन, ये दिखाऊंगा मैं एडजॉर्प्शन आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। एडजॉर्ब क्या क्या हुआ? एडजॉर्ब हुआ एच आई, राइट? यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहा है आई एच। ठीक, इनके बीच में बॉन्ड है, ये एडजॉर्ब हो रहा। यहाँ पे एच आई, ये एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक, हो गया एडजॉर्ब। एडजॉर्प्शन के बाद में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना? तीसरा स्टेप है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी रिएक्शन, इसको बोलूँगा मैं रिएक्शन। रिएक्शन किस किस के दरमियान होगी? देखो H और I जो है, इसका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और I और I के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। I और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, H और H के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे इनका बॉन्ड इसके साथ में भी होगा, लेकिन वीक बॉन्ड किसके साथ? प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम। क्लियर? ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब चौथे स्टेप में यहाँ पे ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ से और एक। ठीक, यानी प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या डिसॉर्ब हुआ? ये मान लो ये प्लेटिनम सरफेस है, ठीक, सॉरी, ये प्लेटिनम सरफेस है, राइट? यहाँ पे आई और आई सपोज डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे एच और एच डिसॉल्व हुआ, राइट, एंड सो ऑन। ये डिसॉल्व होने के बाद में डिफ्यूज होंगे लास्ट स्टेप में, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर डिफ्यूज हुआ तो प्लेटिनम सरफेस अलग मिल जाएगी हमको, यहाँ पे हमको I2 गैस अलग मिलेगी प्लस H2 गैस अलग मिलेगी। ये बन गया अपना प्रोडक्ट, समझ में आना? और कैटलिस्ट सरफेस फिर से वापस, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? अब देखो हम लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसी में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात जो बताऊंगा मैं इसकी फीचर्स में, यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, जो मैंने अभी थियोरी बताई आपको, एडजॉर्प्शन थियोरी,
ये पूरा जो है इसमें सरफेस एक्टिविटी होती है, सरफेस एक्टिविटी, यानी पूरा सरफेस पे होता है। ये आप देख भी लेना, जो कैटलिस्ट का सरफेस ज़्यादा रहता है, एक्टिव सरफेस ज़्यादा रहता है, एक्टिव साइट्स जिसमें ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कैटालिसिस ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम पाउडर्ड लेते हैं ना, पाउडर्ड कैटलिस्ट, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, मैं बोलूँगा इसकी एक्टिविटी हाई रहती है। जबकि जब हम बल्क लेते हैं, बल्क ऐसे बड़ा पार्टिकल, समझ में ना, इसकी एक्टिविटी कम रहती है। क्यों? क्योंकि पाउडर बनाने से इसको अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो अंदर की जो सरफेस है वो भी ओपन हो जाती है। पाउडर बनाने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सरफेस पे ही डिपेंड करता है। इसी तरह जो रफ सरफेस रहते हैं ना, रफ सरफेस, ठीक, उसके ऊपर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, यानी रफ सरफेस, वहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिव कैटलिस्ट है। जबकि स्मूथ में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती, क्योंकि रफ सरफेस जितनी रहेगी ना खुरदुरी, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। जितना स्मूथ रहता है उतना सरफेस एरिया कम रहेगा। क्लियर? इस तरह से जो फ्रेश सरफेस रहती है, फ्रेश, ताज़ा ताज़ा बनी हुई फ्रेश सरफेस, उसमें एक्टिव साइट्स ज़्यादा रहते हैं तो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? समझ में आया ना? ये एक बात। दूसरी बात सिलेक्टिविटी, दूसरी बात जो हम करेंगे इसकी सिलेक्टिविटी। ये जो कैटलिस्ट रहते हैं ये हाईली सिलेक्टिव रहते हैं, इन एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ये करते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये एस्टाइलिन लेंगे हम, C++C, ये आपने सुना होगा, ठीक। इसको अगर आप हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराओगे ना, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम सॉलिड सरफेस है, सॉलिड कैटलिस्ट है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है ईथेन में, यानी एल्केन, ठीक। लेकिन अगर आप इसी के बदले में यहाँ पे हाइड्रोजन लोगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी सिलेक्टिवली ये एल्कीन बनाएगा। सो दीज कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव। इसी तरह से अगर आप फॉर्मिक एसिड लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हो गया 1, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इसको अगर आप Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ पे निकलेगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं बताऊंगा कैसे। ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या रहता है? वाटर निकलता है बाहर, ठीक। अब अगर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, ये मान लो ये निकल गया वाटर बाहर, तो पीछे क्या रह जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में करूं, समझ में आया ना, तो यहाँ पे होता है डीहाइड्रोजनेशन। क्या होता है? डीहाइड्रोजनेशन। यानी अगर मैं ये बनाऊं HCOOH, तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन्स बाहर निकलेंगी, ये निकल गया हाइड्रोजन, पीछे क्या रह गया? CO2। तो इतनी सिलेक्टिविटी रहती है, यानी एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज करो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। क्लियर? अब और एक बात जो इसमें रहती है ना, वो रहती है स्पेसिफिसिटी। पॉइंट नंबर 3, ये ए है, ये बी, ये पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफिक रहती है, हाईली स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक। स्पेसिफिसिटी मतलब रहता है कि अगर एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन कैटलाइज करता है कि तो दूसरी रिएक्शन वो कैटलाइज नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, V2O5 लेंगे, ये हाईली स्पेसिफिक है। देखो हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अगर मैं SO2 का रिएक्शन O2 के साथ में कराऊँ इन V2O5, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये बनाएगा SO3, राइट। लेकिन अगर मैं इसके बदले में अमोनिया ले लूँ, अमोनिया, फिर उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कराऊँ V2O5, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। सो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक,
क्लियर, यानी एक रिएक्शन ये कैटलाइज कर सकता, दूसरी नहीं कर सकता, यानी एक की ऑक्सीडेशन अगर इसने की दूसरे की नहीं कर सकता, तो इनमें खासियत रहती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम बाकी के जो लेक्चर्स है वो भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।